हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सफलता डिजिटल। और आज हम चैप्टर 6 का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, श्वसन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन, रेस्पिरेशन। और इसके बारे में हम देखेंगे कि ब्रीफली पढ़ेंगे कि ह्यूमन में कैसे होता है, छोटे जीव जंतुओं में कैसे होता है, पौधे में कैसे होता है। तो पहले इस पैराग्राफ को देखते हैं हम। इसमें क्या दिया गया है कि पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। पोषण पर अपन ने चर्चा की थी। समपोषी पोषण के बारे में हमने देखा था, विषमपोषी पोषण के बारे में देखा था, छोटे जीवों में कैसे होता है पोषण ये देखा था, उच्च जीवों में, उच्च श्रेणी के जीवों में कैसे होता है ये देखा था। उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा था। और निम्न जीव जो एक कोशी के जीव होते हैं उनमें पोषण है, उसकी क्रिया किससे हो रही थी, उनकी सतह से हो रही थी। सतह के द्वारा ही रेस्पिरेशन कर रहे थे और सतह के द्वारा ही भोजन प्राप्त कर रहे थे। जिन खाद्य पदार्थों का अंतःग्रहण पोषण प्रक्रम में लिया होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। कोई भी पोषण प्राप्त कर रहा है उससे क्या क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा को अलग अलग प्रकार से जीव अपने ढंग से यूज करते हैं। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव हैं जो ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, फिर क्या होता है उसमें ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित कर देते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन का उपयोग किस में आ रहा है, ऑक्सीजन का उपयोग किस में ले रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का विखंडन में हो रहा है। ठीक है लीजिए, विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में विखंडित करते हैं। ग्लूकोज को किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से। जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन का प्रयुक्त नहीं होता है, जैसे छोटे जीव जंतु जो अवायवीय शोषण करते हैं। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। ठीक है, 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में ये प्रोसेस चलती है। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है। किस में होता है, यीस्ट में होता है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय शोषण कहते हैं, जो मैंने पहले आपको बता दिया है कि अवायवीय शोषण करते हैं निम्न श्रेणी के जीव। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। अब जो एक चीज यहाँ पर हमने पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। ऊर्जा का फॉर्मेशन यहीं पर होता है एटीपी के रूप में। और आगे देखेंगे हम, दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है। यह प्रक्रम किस में, वायु की उपस्थिति में, वायु अर्थात ऑक्सीजन। यह वायवीय शोषण कहलाता है। वायवीय शोषण में ऊर्जा का मोचन अवायवीय शोषण की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ये वायवीय शोषण कहलाता है। और वायवीय शोषण में ऊर्जा का मोचन अवायवीय शोषण की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशियां कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी या अभाव होता है तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जा रहा है। पायरुवेट किस में परिवर्तित हो रहा है, लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो रहा है। क्यों हो रहा है,
जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव या कमी हो जाती है तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्या कहलाता है? क्रैम्प का कारण होता है। क्रैम्प का कारण होता है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस देख लीजिए आप। ये ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु, ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में, पायरुवेट 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में यीस्ट में हो रहा है। ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा 2 कार्बन अणु। ऑक्सीजन का अभाव हो रहा है, ऑक्सीजन का अभाव। और हमारी पेशी कोशिकाओं में जो यहाँ पर हमने देखा था इस पैराग्राफ में देख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये लैक्टिक अम्ल में प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम, इसको देख लीजिएगा ढंग से। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस किस रूप में हो रहा है? कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। जो मैंने आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित और एटीपी के रूप में ही अन्य भागों में दी जाती है, जिसके कारण ऊर्जा कार्य के रूप में ये कार्य करती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरकोशिकीय क्रियाओं का परिचालन करती है। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। जो वायवीय होता है, जो वायवीय प्रकार का शोषण होता है वो ऑक्सीजन पर ही निर्भर करता है मुख्य रूप से, और जो अवायवीय श्वसन है उसमें इसका उपयोग नहीं लिया जाता है। अतः वायवीय जीवों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा, कल हमने देखा था रंध्रों के द्वारा हो रहा था। इस डायग्राम के अनुरूप हमने देखा था, देख लीजिए। पीछे ले जाते हैं रिवाइज के रूप में। ये रंध्रों के द्वारा शोषण हो रहा था, इसमें देखा था ये छिद्र बार बार खुलते और बंद होते रहते हैं आवश्यकता अनुसार। यहाँ पर रंध्र के द्वारा करते हैं, और अंतर कोशिकीय अवकाश ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाओं वायु के संपर्क में है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं बनी है या नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन उपयोग करने की आवश्यकता होती है। श्वसन करने के लिए सभी जंतु में अपना खुद का एक अलग श्वसन तंत्र विकसित हुआ है। जो जीव जंतु जल में रहते हैं उनमें गिल्स विकसित होते हैं, और जो थल पर रहते हैं उनमें लंग्स, फेफड़े यूज में लिए जाते हैं श्वसन के लिए। तो ये संरचनाएं हर जीव जंतु में अलग अलग होती है, वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वह जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में
ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम होती है। जो जल में ऑक्सीजन की जो घुलनशील मात्रा है वो वायु की अपेक्षा कम होती है, ये देख लीजिए यहाँ। क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, कम होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है, विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः ये सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य के लिए ये शरीर के अंदर अवस्थित होते हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है, उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। अब इस क्रियाविधि को हम कल देखेंगे। इसमें देखेंगे मनुष्य में श्वसन किस प्रकार होता है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, इसलिए आप थोड़ा बोरियत महसूस कर रहे होंगे, पर आपको अंडरलाइन करने के माध्यम से इसको समझ के पढ़ना होगा। इस चीज़ को इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोज, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल में इसका विखंडन हो रहा था, और किसके यूज से हो रहा था, ऑक्सीजन की यूज से हो रहा था। कई प्रकार की संरचनाएं विकसित होती है। छोटे जीव जंतु किस प्रकार से शोषण करते हैं यह भी अपन ने देखा। उच्च श्रेणी के जंतु में श्वसन तंत्र पाया जाता है। कल हम देखेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार से श्वसन होता है, उसमें विकसित श्वसन अंग पाए जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि जल में रहने वाले जीव अपने क्लोम छिद्रों द्वारा रेस्पिरेट करते हैं। और आज की क्लास यहीं एंड होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।